बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, आज हम नया चैप्टर नंबर 5 ग्रेविटेशन के मतलब पढ़ेंगे। ठीक है जी। अब कोई भी चैप्टर उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, मकासद होते हैं कि इसके नतीजे में हम क्या सीख पाएंगे। ठीक है जी। तो इस चैप्टर के पढ़ने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो मुख्तलिफ जो प्लैनेट्स हैं, ठीक है, मुख्तलिफ जो सियारे हैं, वो निज़ाम शमसी आपने पढ़ा होगा, उसमें ये मुख्तलिफ सियारे सूरज के गिर्द कैसे मूव करते हैं। इसी तरह कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो ज़मीन के गिर्द मूव कर रहे हैं, मसलन चांद है, ये किस वजह से मूव कर रहा है, अपने ऑर्बिट में मूव कर रहा है। ठीक है जी। और इसी तरह जो है वो आप इसमें ये चीज़ भी समझेंगे कि चीज़ें जो है वो ज़मीन की तरफ क्यों आती हैं। हमेशा जब भी उनको आज़ादाना छोड़ते हैं वो नीचे ज़मीन की तरफ आती हैं, क्यों आती हैं। ठीक है। तो सबसे बड़ा ये कि यहाँ इससे आप ये मालूम करेंगे कि ज़मीन का मैस जो है वो क्या है। यानी ये जो एक लॉ हम पढ़ेंगे जिसको कहते हैं ग्रेविटेशन लॉ, पहला टॉपिक भी है ये। तो उसकी मदद से हम ज़मीन को की पैमाइश कर सकते हैं, ज़मीन को का जो मैस है वो मेजर कर सकते हैं। ठीक है, हम देखेंगे भी उसको। तो ये जो न्यूटन एक साइंटिस्ट हैं जिसके मुख्तलिफ जो लॉज हैं वो आपने पढ़े, कि वो इसी बात पर गौर कर रहा था, सोच रहा था कि वाई प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन, कि सूरज के गिर्द मुख्तलिफ सियारे क्यों गर्दिश कर रहे हैं। ठीक है जी। तो वो ये काम एक दरख्त के नीचे बैठ के कर रहे थे, सोच रहे थे, और वो सेब का दरख्त था, एप्पल था। ठीक है जी। तो जब ये गौर व फिक्र कर रहे थे तो ऊपर से एक सेब का दाना नीचे गया। ठीक है जी। तो उन्हें उस पर गौर किया कि भाई कोई ऐसी फोर्स है जो चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, जिसकी वजह से ये जो सेब है ये नीचे की तरफ आया। ठीक है। तो उसने उस फोर्स का नाम फोर्स ऑफ ग्रेविटी, उसका नाम फोर्स ऑफ ग्रेविटी दिया। यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से चीजें हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ, जमीन की तरफ या जमीन के सेंटर की तरफ मूव करती। ठीक है जी। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से यानी किसी भी जिस्म को अगर हम बुलंदी से छोड़ेंगे तो वो हमेशा नीचे की तरफ आएगा। अब फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या चीज है? ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी अट्रैक्शन ऑफ अर्थ है। ठीक है। जमीन की कशिश की फोर्स है जिसकी वजह से चीजें हमेशा जमीन के मरकज की तरफ आती है। ठीक है जी। इसमें सबसे पहला जो है वो जो हमारा लॉ है वो ग्रेविटेशन लॉ है। ठीक है जी। ग्रेविटेशन लॉ क्या चीज है? यूनिवर्स में कोई भी जो दो अजसाम है वो एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट कर रहे होंगे या रिपेल कर रहे होंगे। यानी उनमें फोर्स ऑफ रिपल्शन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होती है। ठीक है जी। यानी कोई भी जो दो अजसाम है, मसलन हम जमीन पर चल रहे हैं तो जमीन और हमारे दरमियान भी अट्रैक्शन की फोर्स है। ठीक है जी। तो इसी तरह कोई भी अजसाम यूनिवर्स में दो अगर मौजूद हैं तो उनके दरमियान या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी या फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी। अब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, इसका इन्हिसार जो है वो दो चीजों पर होगा। कितनी चीजों पर होगा? दो चीजों पर होगा। उसमें पहली चीज ये देखें, ये
एक जिस्म है जिसका मास m1 है और दूसरा जिस्म है मास m2 है, ये दो अजसाम है। अब इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन मौजूद होगी, ठीक है। एक तो ये मैसेज पे इसका डिपेंडेंट है, यानी इन दो अजसाम के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फोर्स ऑफ रिपल्शन है, उसका इन्हिसार अजसाम की मैसेज पर है, ठीक है। अजसाम की मैसेज अगर ज्यादा है, ठीक है, अब चीजें हमेशा जमीन की तरफ आती हैं, इसलिए आती हैं कि जमीन का मैस ज्यादा है, ठीक है। जमीन चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, ठीक है जी। तो पहली चीज क्या है? मैसेज। पहली चीज मैसेज है, और दूसरी चीज इनके मरकजों के दरमियान फासला है। ये जो फासला है इस पे इसका इन्हिसार होगा। अब आप ये बताएं कि फासला अगर दो अजसाम के दरमियान कम होगा तो फोर्स ज्यादा होगी या कम होगी? जी, यानी इनके दरमियान ये जो फासला है, ये अगर कम एक दूसरे के करीब होंगे तो फोर्स ज्यादा लगेगी, या दूर होंगी तो फोर्स ज्यादा लगेगी? दूर होंगी तो ज्यादा लगेगी। भाई जितने अजसाम करीब होते हैं उतनी उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी या रिपल्शन ज्यादा होगी। मगनतीस कभी देखिए कि नहीं, दो मैग्नेट को आप दूर ले जाएं तो वो ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं या करीब ले आते हैं? करीब लाते हैं। यानी जब उनके दरमियान फासला कम होता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन है तो वो ज्यादा होगा, ठीक है। समझ गए बात? इसी तरह जितने मैस ज्यादा होंगे, यानी ये बॉडी ए है, ये बी है, जितने इनका मैस ज्यादा होगा इतनी इनकी फोर्स ज्यादा होगी। जितना मैस कम होगा उतनी फोर्स कम होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, इसको जब हम डिफाइन करें, एक तो ये चीज हमें क्लियर हो गई कि दो अजसाम जहां कहीं भी मौजूद हैं उनके दरमियान या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी या फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन जो है, हमने कहा कि दो चीजों पर इसका निसार है, दो चीजों पर डिपेंडेंट है। एक है मैसेज और दूसरा दरमियानी फासला, ठीक है जी। मैसेज मैस अगर ज्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन भी ज्यादा होगी, मैस कम होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन भी कम हो, ठीक है जी। तो एक चीज कम हो दूसरी भी कम हो, एक चीज बढ़े तो दूसरी भी बढ़े, इस ताल्लुक को, इस रिलेशन को हम क्या कहते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। तो जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं इसको, यानी मैस ज्यादा होगा, ठीक है, मैस ज्यादा होगा तो उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन भी ज्यादा होगी, कम होगा तो कम होगी। तो इसका मतलब एक चीज बढ़ रही है दूसरी भी बढ़ रही है, एक चीज कम हो रही है दूसरी भी कम हो रही है। तो इस ताल्लुक को बयान करने के लिए हम क्या लिखते हैं? F is directly proportional to product of masses m1 and m2. F is directly proportional to m1 m2. m1 m2 क्या चीज है? प्रोडक्ट ऑफ मैसेज। क्या है? प्रोडक्ट ऑफ मैसेज। अब डिस्टेंस के मुतालिक हमने ये कहा कि डिस्टेंस अगर इनके दरमियान कम होगा तो फोर्स ज्यादा होगी, डिस्टेंस ज्यादा होगा तो फोर्स कम हो जाएगी। यानी यहां क्या है? डिस्टेंस कम है तो फोर्स ज्यादा, डिस्टेंस ज्यादा है तो फोर्स कम। यानी एक चीज बढ़ेगी दूसरी कम होगी, एक चीज कम हो रही है तो दूसरी बढ़ेगी। इस तरह का दो चीजों के दरमियान रिलेशन, उसको कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है जी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसको हम लिखेंगे F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², 1/r²। अब देखें
इन दोनों इक्वेशंस को जब हम आपस में मिलाते हैं, F इज प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, M1 M2 ओवर R स्क्वायर। ठीक हो गया। अब देखें ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, इसको खत्म करने के लिए हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो वो कांस्टेंट हम रखेंगे G M1 M2 ओवर R स्क्वायर। ठीक है जी, G M1 M2 ओवर R स्क्वायर। तो ये G क्या है? इसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का नाम भी देते हैं, ठीक है जी, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी कहते हैं इसको। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी कहते हैं। अब हम इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो क्या एवरी ऑब्जेक्ट in the universe attract every other object with a force which is directly proportional to the product of the masses and inversely proportional to the square of the distance between them। ठीक है जी, बस ये इसकी डेफिनेशन आ गई। और डेफिनेशन याद रखने का तरीका क्या है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ masses and inversely proportional to square of the distance between their centers। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन के एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट with a force which is directly proportional to the product of masses and inversely proportional to the square of the distance between their center is known as gravitation law। ये इसकी आगे डायग्राम, ये इसका फार्मूला हमने प्रूव कर दिया। अब देखें यहां थोड़ा सा, ये जो G है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसको इसकी कीमत हमने निकाल ली। अब ये जो सारी चीजें ये दूसरी तरफ चली जाएंगी। ये मास M1 है, M2 है, ये दूसरी तरफ जाएगी तो फोर्स से डिवाइड हो जाएगी। ये डिवाइड हो रही है तो मल्टीप्लाई, यानी इसको आप इस तरह लिख सकते हैं F R स्क्वायर ओवर M1 M2। कैसे वाला? ये इधर जाएगा तो इधर डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर आ गया। M1 M2 ये ऊपर था तो इस तरफ जाके नीचे हो गया, यानी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके तकसीम हो गया। अब यहां से आप इस एक तो हमने इसकी जो है वो कीमत देखनी है कि G की कीमत कितनी होती है। ठीक है, ये G की कीमत होती है 6.67 into 10⁻⁻11। अब इसके साथ जो यूनिट इस्तेमाल होता है वो कौन से निकलेगा? फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। ठीक है, न्यूटन। ठीक है जी, और डिस्टेंस किस में होता है? मीटर में होता है। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, आर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर। अब देखें मैस का यूनिट क्या है? किलोग्राम। एक इसका भी किलोग्राम है तो इसका भी किलोग्राम है, तो 2 दफा किलोग्राम आ गया। केजी। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्या पढ़ेंगे इसको? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये आ गया इसका यूनिट। ये आ गई इसकी वैल्यू, ये इसकी आ गई यूनिट। अब यहां थोड़ा सा और गौर करें कि ये जो ग्रेविटेशन है कैपिटल G,
ये क्या चीज है? ये जो है, अब अगर इनके दरमियान जो फासला है वो 1 मीटर हम करना है। ये देखें, G इज इक्वल टू F R स्क्वायर ओवर M1 M2। अब देखें F, ये फासला अगर 1 मीटर हो तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और अगर इसका मास भी 1 kg है और इसका मास भी 1 kg है, तो फिर क्या हो गया? 1 इंटू 1, ठीक है। तो G फिर किसके बराबर आ गया? 1 का स्क्वायर 1 आ गया। तो ये सारा कुछ खत्म हो गया। G इज इक्वल टू F के बराबर हो गया। इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ये उस फोर्स के बराबर होता है जो दो अजसाम जिनके मैसेज 1 किलोग्राम है और उनका दरमियानी फासला 1 मीटर के बराबर, ठीक है जी। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट उस फोर्स के बराबर होता है कि जो दो अजसाम जिनका मास 1 किलोग्राम है और उनके दरमियानी फासला 1 मीटर हो, 1 मीटर हो, ठीक है जी। फोर्स एक्ट on two bodies whose masses are 1 kg and distance between them is 1 मीटर, ठीक है। यानी दो अजसाम के दरमियान अगर फासला 1 मीटर हो और उनमें से हर एक का मास 1 किलोग्राम हो, तो ऐसी सूरत में जिस्म पर लगने वाली फोर्स के बराबर होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है जी। जिस्म पर लगने वाली फोर्स के बराबर होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसकी डेफिनेशन क्या है कि कायनात में कोई भी दो अजसाम एक दूसरे को एक फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं या रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है जी। वो फोर्स मैसेज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और दरमियानी फासला के मुरब्बा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है जी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू बॉडीज विद क्या कहेंगे अपना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन is directly proportional to the product of masses and inversely proportional to the square of the distance between them, between their center, is known as gravitation, law of gravitation, ठीक है जी। तो बाकी इंशाल्लाह कल